दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र का ऐसा चेहरा इससे पहले आपने कभी देखा नहीं होगा। हालांकि कोई सरकार भारत में अछूती नहीं रही जिस पर दाग ना लगे हो, भ्रष्टाचार के दाग ना लगे हो और लोकतंत्र को लेकर शोर ना मचा हो। लेकिन याद कीजिए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांड हो जिसमें पीवी नरसिम्हा राव फंसे, या फिर ताबूत कांड हो जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी फंसे, या फिर 2G या कोयला घोटाला ही याद कर लीजिए जिसमें मनमोहन सिंह की सरकार कटघरे में खड़ी थी। लेकिन कभी आपने देखा और सुना कि पार्लियामेंट के भीतर जो हो रहा है उसे हम आप नहीं सुन सकते हैं? यानी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है लेकिन हम और आप वाकई नहीं सुन सकते हैं। एक्शन भी हो रहा है, स्पीकर हाथ भी हिला रहे हैं, कुछ सांसद कुछ कह भी रहे हैं और विपक्ष के सांसदों का एक पूरा समूह वेल में आकर खड़ा हो गया है। वो नारे लगा रहा है लेकिन सिर्फ एक्शन में। यह कोई चार्ली चैपलिन की फिल्म नहीं है बल्कि इस देश के लोकतंत्र का सवाल है। और लोकतंत्र के मंदिर के भीतर ही जो आवाजें गूंज रही हैं उसको हम आप तक पहुंचने नहीं देंगे। पहले इस दृश्य को देख लीजिए। जी, ये दृश्य तकरीबन 21 मिनट तक चलते रहा। और पार्लियामेंट के भीतर क्या हो रहा है, इस देश के भीतर में एक संसद टीवी बनाया गया है जिसके जरिए लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। और देश भर में जब कोई इस वक्त यानी 11 बजे सुबह से लेकर 11:21 पर जो भी देख रहा था लोकसभा के भीतर क्या हो रहा है कोई नहीं सुन सकता था। हालांकि सामने राहुल गांधी भी बैठे थे, सोनिया गांधी भी बैठी थी और सोमवार से शोर मचा हुआ था कि दरअसल उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और उन्होंने भी स्पीकर से मुलाकात की और कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं सांसद हूं, कुछ कहना चाहता हूं। और आज वो पार्लियामेंट में भी पहुंचे, सदन में भी बैठे, लेकिन कोई आवाज नहीं सुनाई दे किसी को भी। जो शोर है, जो हंगामा है, जो नारे हैं, हालांकि उस पूरी फहरिस्त में वो तमाम मंत्री भी बैठे हुए थे जिन मंत्रियों के दायरे के नीचे जो कुछ इस देश के भीतर हो रहा है वो अडानी कांड के जरिए उस पर उन्होंने चुप्पी थाम रखी है। यानी पूरा सिस्टम कैसे म्यूट कर दिया गया, एक बार फिर जरा देखने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपको नजर आ जाएंगे वो तमाम मंत्री जो उनका कद बेहद बड़ा है। उन मंत्रालयों के नीचे अडानी कांड ने क्या क्या गुल खिलाए और जांच उसकी कौन कराए, इस पर भी एक खामोशी है। और सब कुछ चुप्पी के साथ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। जी नहीं, सुना नहीं जा रहा है, सिर्फ देख सकते हैं आप। तो देख लीजिए खामोशी के बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने बकायदा बयान पढ़ा था पार्लियामेंट के भीतर कि माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को, और उनके ठीक सामने राहुल गांधी बैठे थे लेकिन इजाजत नहीं। ये विदेश मंत्री जयशंकर, इन्होंने 3 बार कहा, दुनिया भर में घूमकर राहुल गांधी ने जो कहा माफी मांगनी चाहिए। और मुस्कुराते हुए ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, और उनके साथ इधर देखिए किरण रिजिजू जो देश के कानून मंत्री, 6 बार कैमरे के सामने आए, माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को, लेकिन कुछ नहीं कहा। और इस दौर में देश के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी आए, कहा माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आज खामोश। तो जो दिखाई दिया वो शायद भारत के लोकतंत्र के लिए या दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का तमगा पाए हुए भारत की कौन सी स्थिति है, इसे आप सिर्फ समझ सकते हैं। समझ की जरूरत इसलिए है क्योंकि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 5 दिनों में सिर्फ 75 मिनट ही कामकाज लोकसभा के भीतर हुए। और इस लोकसभा के भीतर सोमवार से ही इस बात को लेकर लगातार शोर मचाया जा रहा था कि राहुल गांधी ने जो लंदन में कहा उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हंगामा सोमवार से शुरू हुआ और हंगामा करने वाला सत्ता पक्ष। सोमवार को भी हल्ला हंगामा सत्ता पक्ष का, मंगलवार को भी और बुधवार को भी। लेकिन गुरुवार को जब राहुल गांधी पहुंचे तो उनके पहुंचते ही स्पीकर ने उस वक्त सदन को स्थगित कर दिया। कहा शोर शराबा हो रहा है तो अब लोकसभा स्थगित की जाती है।
और आज जब लोकसभा की शुरुआत हुई तो ये सब कोई मानकर चल रहे थे कि कल राहुल गांधी ने खुले तौर पर स्पीकर से जब यह कहा था कि मुझे बोलने देने की बात होनी चाहिए और मैं बोलना चाहता हूं क्योंकि मुझ पर आरोप लगे हैं और मैं सांसद हूं, लेकिन कमाल की चुप्पी थी, कमाल की खामोशी थी और लगा ऐसे जैसे समूचा लोकतंत्र इस दौर में म्यूट किया जा चुका हो। उस लोकतंत्र के दायरे में संवैधानिक संस्थानों का जिक्र हो, उस लोकतंत्र के दायरे में इस देश की स्वायत्त संस्थाओं का जिक्र हो, जिसके दायरे में इस देश की न्यायपालिका को भी खड़ा कीजिए और चुनाव आयोग को भी खड़ा कीजिए। क्योंकि ध्यान दीजिए, सरकार ने जब चाहा जैसे चाहा वैसे बोला है, संस्थानों पर खुलकर हमले किए हैं और ये हमले इस देश के भीतर खुले तौर पर नजर भी आए हैं। सीबीआई मुख्यालय पर किस तरीके से सरकार का ऑपरेशन चला ये कौन भूल सकता है, और वो ऑपरेशन और किसी के खिलाफ नहीं, उस वक्त के सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ। और जिसके अलावे उस वक्त जो सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर थे उन दोनों के बीच ठन गई तो सरकार स्पेशल डायरेक्टर के साथ खड़ी हो गई और जो डायरेक्टर थे आलोक वर्मा उनको दरकिनार कर दिया गया। न सिर्फ सीबीआई बल्कि ध्यान दीजिए चुनाव आयोग के भीतर, वहां पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जिस तेजी और रवानगी के साथ 24 घंटे के भीतर नियुक्ति कर दी गई उसकी आवाज सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी गूंजी और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इतनी रवानगी और इतनी तेजी तो इससे पहले किसी पद को भरने को लेकर कभी दिखाई नहीं दी और अगर सरकार ही पद भर रही है तो वो शख्स सरकार को कभी भी कटघरे में कैसे खड़ा करेगा, सवाल कोई वो कैसे पूछ पाएगा। और ध्यान दीजिए, जिसने भी इस देश के भीतर में सरकार से सवाल किया उसको दरकिनार कर दिया गया। वो पार्टी के भीतर का मामला हो, पार्टी के बाहर का मामला हो, वो आरएसएस के भीतर का मामला हो, आरएसएस के बाहर का मामला हो, या फिर कोई भी संस्थान, चाहे वो प्रोफेशनल्स के तौर पर मौजूदगी हो, चाहे इस देश के भीतर कॉरपोरेट सेक्टर के तौर पर मौजूदगी उसकी हो, हर किसी को एक एक कर दरकिनार किया गया। और इसकी आहट या कहें पहली दस्तक आपको कब सुनाई दी थी? उसी दिन सुनाई दे गई थी जिस दिन इस देश में जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम सिस्टम को सरकार ने खारिज कर दिया था और कहा था यह गलत है, जजेस ही जजों की नियुक्ति करेंगे, उसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं होगी। वह सरकार जिसे जनता ने चुना है और जनता की चुनी हुई सरकार चाहती है कि वह संविधान द्वारा निर्धारित जो अलग अलग लोकतांत्रिक पिलर्स हैं उस पर भी उसका कब्जा हो जाए। जब यह कब्जे की शुरुआत 2015 में हुई थी तब भी इस देश के भीतर में दूसरा कोई संस्थान जागा नहीं था। वो दौर अलग था जब सीबीआई, ईडी, आईटी भर का जोर हो। इस दौर में तो सीवीसी भी आ गया और सीएजी भी आ गया। निगरानी कौन करेगा, रिपोर्ट लेकर कौन आएगा, ये सारे सवाल इस दौर में खत्म होते चले गए। और आज जब पार्लियामेंट के भीतर अगर ध्यान आपने दिया और शुरू में देखा तो हर वो नेता बैठा था जो कि मंत्री के तौर पर इस देश को चला रहा है, लेकिन उसकी खामोशी संसद के भीतर यानी लोकतंत्र के मंदिर के भीतर इस तरीके से थी जैसे ये खामोशी इजराइल के साथ डिफेंस डील में अगर अडानी ग्रुप को कुछ लाभ मिल गया हो तो डिफेंस मिनिस्टर कुछ नहीं कहेंगे, ठीक वैसी ही खामोशी पार्लियामेंट के भीतर थी। इस दौर में किसी ने नहीं देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई दूसरा राज्य मंत्री भी कुछ बोल रहा हो, किसी ने कुछ नहीं कहा, जानते समझते हुए कि कैसे इस देश में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए शेयर बाजार को संभाला गया है और खुले तौर पर अडानी ग्रुप के ऊपर जो आरोप लगे और उसमें जिन फैक्ट्स को रखा गया, जिन तथ्यों को रखा गया, उस दिशा में कोई कैसे आंख मूंद सकता है। पूरा सिस्टम म्यूट कर दिया गया, यानी किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। सवाल न्यायपालिका और जजों की नियुक्ति भर का नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया के भीतर, इस देश के भीतर सीबीआई दफ्तर के रेड की बात हो, ईडी के चेयरमैन को या ईडी के जो प्रेसिडेंट हैं उनको लगातार 3 बार एक्सटेंशन देने का जिक्र हो, सीवीसी में किसकी नियुक्ति होगी और कैसे अधिकारियों पर वो नकेल कसेगा उसका जिक्र हो, या फिर किसी भी मंत्रालय को लेकर और किसी भी खर्चे पानी की स्थितियों को लेकर, हमें लगता है कि आज एक क्षण के लिए इस म्यूट डेमोक्रेसी के भीतर जरा झांच के कोशिश कीजिए कि राहुल गांधी को ना बोलने देना क्या सरकार को किसी बात का डर है, या फिर इस देश के भीतर जो परसेप्शन बदल रहा है
सरकार को लेकर जो सरकार लार्जर देन लाइफ दिखाई देती है, जिसके प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को नेता के तौर पर जब उनकी मौजूदगी होती है तो बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता एक वक्त रहे होंगे, लेकिन अब उनका कद, उनकी परछाई सब कुछ छोटा हो चला है। तो जिस एक शख्स के इर्द गिर्द समूचा सिस्टम आकर खड़ा हो और हमला उसी शख्स पर अगर किया जा रहा हो तो फिर हमले की आवाज बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अडानी और मोदी के रिश्ते का जिक्र अगर पार्लियामेंट के भीतर हो रहा है, अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो रहा है, तो अगला सवाल यही है कि इसके बाद बीजेपी के पास बचेगा क्या, और अगर सत्ता नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। यह संवाद आपको बार बार बीजेपी के भीतर सत्ता की लगाम कसे हुए उन नेताओं की जुबान से सुन सकते हैं जिनके हाथ में मौजूदा वक्त में सत्ता है, और बीजेपी के नेता भी दबी जुबान में ये कहने से नहीं कतराते हैं कि दरअसल जब भी जिक्र किसी मुद्दे का होता है तो हमारे नेता तो यही कहते हैं, अरे सत्ता होगी तभी तो कुछ होगा, तो सत्ता बचाए रखिए, बनाए रखिए, लेकिन उसके भीतर झांकने की कोशिश मत कीजिए। हमें लगता है कि शुरुआत तो इस बात से ही हो जाए कि जिक्र तो ईडी को लेकर चला था, जिक्र इस बात का चला था इस देश के भीतर में कि अडानी कांड के तार कैसे किससे जुड़े हुए हैं। जिक्र तो इस बात को लेकर था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी कहीं कॉरपोरेट का हित साधने में तो नहीं लग गई है और उसके नेटवर्थ को बढ़ाना ही कहीं नेशनल पॉलिसी तो नहीं हो गई है। लेकिन उसके भीतर की परिस्थितियों को जब आप झांकेंगे तो आपको जहन में एक मंत्रालय एमएसएमई का नजर आएगा। एमएसएमई का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके मंत्री नारायण राणे हैं, जिनके खिलाफ ईडी एक वक्त जांच कर रही थी, लेकिन आज की तारीख में उनके खिलाफ की जांच ठंडे बस्ते में है। अब इस मंत्रालय के भीतर की जब परिस्थिति को आप परखना शुरू कीजिएगा, और देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान एमएसएमई का होता है, हो सकता है, होना चाहिए। तीनों बातों का जिक्र देश के प्रधानमंत्री कई मौकों पर कर चुके हैं, और जब जब क्राइसिस एमएसएमई को लेकर आता है तो कहते हैं यही तो राष्ट्र की रीढ़ है। लेकिन उस रीढ़ के भीतर आज इसलिए झांकिए क्योंकि सच इस देश के एमएसएमई का क्या है। इस देश में टोटल एमएसएमई की तादाद 66 लाख है, 66 लाख। इसमें टोटल इंप्लॉयमेंट जो है वह तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख का है, और इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वह तकरीबन 2 लाख करोड़ की है। इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। 2 लाख करोड़ कोई मायने नहीं रखते हैं अगर आप अडानी कांड की परतों को खोलना शुरू कर दीजिए तो, और उस खोलती हुई परतों के बीच अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी को आप परखना शुरू करेंगे तो फिर आपको एक आवाज सुनाई देगी, इस पर चर्चा पार्लियामेंट में क्यों नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए तो पार्लियामेंट में खामोशी क्यों बरती जाती है, और डायवर्ट करते हुए चीजें अगर जिस शख्स को निशाने पर लिया जाता है फिर उसको लेकर खामोशी क्यों बरत दी जाती है, या उनकी आवाज बाहर ना जा पाए, ऐसा क्यों होता है। हमें लगता है कि एक परत इस लिहाज से खोलिए कि 2 लाख करोड़ और लगभग 12 लाख करोड़ से ज्यादा अडानी का नेटवर्थ 15 दिनों के भीतर खत्म हो गया। वो साम्राज्य खत्म हो गया जिसमें वो दुनिया के सबसे रईस शख्सों की कतार में दूसरे और तीसरे नंबर पर चलते थे। 12 लाख करोड़ एक कंपनी का डूब जाए जो उसने नेटवर्क दिखाया है वैल्यूएशन के आधार पे, और दूसरी तरफ एमएसएमई ओवरऑल उसमें सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हो जो कि तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख लोगों को नौकरी दे रहा हो, और उसकी 66 लाख यूनिटें इस देश में चल रही हो। प्रांत दर प्रांत अगर परिस्थितियों को पलटिएगा और परखना शुरू कीजिएगा तो भारत का इकोनॉमिक ढांचा कैसे चरमरा चुका है यह सिर्फ एमएसएमई के जरिए सामने आ सकता है, और उनके मंत्री ईडी के लेंस के दायरे में आते हैं। यानी वो जांच उनके खिलाफ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है जब सरकार की इच्छा हो, जब वह सरकार के विरोध में हो। तो फिलहाल सरकार के साथ हैं और सरकार की इच्छा नहीं है। इसीलिए पार्लियामेंट के भीतर जो क्वेश्चन आवर होता है और उस क्वेश्चन आवर के बाद जो डिस्कशंस होते हैं, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है,
जो रूल ऑफ ऑर्डर वहां पे दिया जाता, ये सारी चीजों को अगर परखना शुरू कीजिएगा तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर पार्लियामेंट को इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्लियामेंट अपने आप में इस देश के इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, इस देश की जरूरतों को रिप्रेजेंट करता है, इस देश के लोगों की मुश्किल हालात और उनकी पॉलिसीज को लेकर यहां पर बहस चर्चा होती है। लेकिन उसे ही अगर आप बंद करने की परिस्थिति में लाकर देश को खड़ा कर गए तो फिर याद कीजिए ताबूत घोटाला जब हुआ था, जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे, उस समय कैसे फंस गए थे। लेकिन आज की तारीख में राजनाथ सिंह पर तो कोई उंगली नहीं उठा रहा है, कोई कुछ कहेगा भी नहीं, क्योंकि समझौता और डील अगर इजराइल के साथ डिफेंस को लेकर या डिफेंस के क्षेत्र में अगर सारी डील आज की तारीख में अडानीज के पास जा रही है, जो सीधा आरोप पार्लियामेंट के भीतर और बाहर राहुल गांधी इससे पहले लगा चुके हैं और इन्हीं बातों को वो रखना चाहते हैं, तो कैसे इस दौर में चलेगा। लेकिन ताबूत घोटाले के वक्त भी पार्लियामेंट को म्यूट नहीं किया गया था, संसद खामोश नहीं हुई थी कि आप आवाज नहीं सुन सके। और झारखंड मुक्ति मोर्चा वो तो खुले तौर पर कांड याद कीजिए, जब पैसों के जरिए पर वीवी नरसिम्हा राव की सरकार बची थी, उस वक्त भी पार्लियामेंट को म्यूट नहीं किया गया था। या फिर याद कीजिए जो 2G और कोयला घोटाला था, आदर्श घोटाला था, CAG घोटाला था, सारे घोटालों को याद कीजिए, कॉमनवेल्थ घोटाले को याद कीजिए, लेकिन उस दौर में पार्लियामेंट तो म्यूट नहीं किया गया था। फिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई मौजूदा वक्त में कि पार्लियामेंट तक को म्यूट करने की जरूरत आ गई। और मुस्कुराते हुए स्पीकर महोदय सिर्फ उंगलियों से इशारा कर रहे हैं, हाथ से इशारा कर रहे हैं, और मंत्रीगण जो बैठे हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, वह भी सिर्फ खामोशी से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इस देश के भीतर में कभी भी कुछ भी म्यूट किया जा सकता है। हम तो इसके चश्मदीद इसलिए रहे हैं क्योंकि जब हमने भारत सरकार की उस आय योजना को लेकर रिपोर्ट फाइल की थी जिसमें किसानों की दुगनी आय हो, तो टेलीविजन न्यूज चैनल जो राष्ट्रीय तौर पर चलता था उस प्रोग्राम को ही म्यूट कर दिया गया। यानी टेक्नोलॉजी सरकार के पास हर तरफ है, उस समय स्क्रीन ब्लैक हो जाता था क्योंकि छत्तीसगढ़ के एक किसान ने कह दिया था कि दुगनी आय हो गई, और बाद में पता चला कि उस महिला को ट्रेनिंग दी गई थी, कुछ अधिकारी दिल्ली से गए थे। तो हर कुछ अगर मैनेज इस देश के भीतर किया जा रहा है तो यानी कभी भी इच्छा होगी आप म्यूट कर सकते हैं, पूरे सिस्टम को म्यूट कर सकते हैं। अगर पूरे सिस्टम को म्यूट कर सकते हैं, लोकतंत्र के मंदिर को म्यूट कर सकते हैं, आवाज किसी की जाने नहीं दे सकते हैं, तो स्थिति महज नाजुक नहीं है। स्थितियां दरअसल उस दिशा में जा रही है जहां भारत के भीतर की जो आर्थिक नीतियां हैं और सामाजिक परिस्थितियों का ताना बाना बनाकर जो मौजूदा वक्त में सरकार सत्ता में बने रहने के लिए वोटों का ध्रुवीकरण करती है, इस ध्रुवीकरण की राजनीति और इकोनॉमिक पॉलिसी की तमाम सच्चाई, ये दोनों फैक्ट अगर उभर कर सामने आने लगे तो पता नहीं कितना करप्शन हुआ होगा, पता नहीं कितने घोटाले हुए होंगे, पता नहीं किस करीबी को कितना मिल गया होगा, पता नहीं किसके साथ किसको कौन से पावर मिल गए होंगे, और एक खामोशी बरती गई सिर्फ प्रचार के जरिए बताने के आसरे कि दरअसल इस देश के भीतर कितनी शानदार पॉलिसी चल रही है। अगर इस सियासत के डोर को पकड़ना है तो आइए कुछ और पन्नों को खोलते हैं, क्योंकि एमएसएमई के साथ साथ एक दूसरा पन्ना भी खुलता है। एमएसएमई का एक हिस्सा हम आपको बतला देते हैं जिससे आपके जहन में चीजें साफ हो जाएंगी। इस देश के भीतर में जो 66 लाख यूनिट है वह सिर्फ 5 राज्यों में 50% यूनिट है एमएसएमई की, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात आता है। यहां पर लगभग जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो लगभग 1,74,000 नौकरियां दी गई हैं, 1,74,000 नौकरियां दी गई हैं। यानी कुल 4 करोड़ में से 1,74,00,000 इन्हीं 5 राज्यों में नौकरी है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% इन्वेस्टमेंट इन्हीं 5 स्टेट में है। तो पूरे देश के दूसरे राज्यों की कौन सी हालत होगी ये पहले दृष्टि में समझिए। दूसरी दृष्टि में आइए कि इस पार्लियामेंट के भीतर सरकार ने कुछ जानकारियां भी दी। वो जानकारी इसलिए बड़े मायने रखती है कि इस देश में इस दौर में जब इस बात की जिक्र खुले तौर पर हो रहा है कि देश को लूटने की प्रक्रिया में सरकार की कहीं पॉलिसीज काम तो नहीं करती है, बैंकों का खोखलापन, अब वो सवाल सिर्फ LIC, SBI, PNB, बड़ौदा बैंक जो अडानीज ग्रुप में पैसा लगा रहे थे जनता का, उसका सवाल नहीं है।
सरकार के आंकड़े बतलाते हैं कि इस देश के भीतर में विलफुल डिफॉल्टर बढ़ते चले जा रहे हैं। विलफुल डिफॉल्टर यानी जिन्होंने कर्ज लिया लेकिन पैसा नहीं लौटाएंगे। और कर्ज लेने वाले लोग जो हैं वह 100 करोड़ से कम का कर्ज लेते नहीं हैं, जिन्हें नहीं लौटाना होता है। कौन ध्यान देगा? कहीं उसकी पोल पट्टी तो नहीं खुल जाएगी, तो जब इच्छा होगी तब चीजें म्यूट करेंगे। क्योंकि अगर ध्यान दीजिए, विलफुल डिफॉल्टर उनकी तादाद पर 2020 में वह लगभग 12,911 थे। 2021 में बढ़कर वो 14,206 हो गए। 2022 में वो बढ़कर 15,778 हो गए। और अब जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें ये 16,000 की संख्या पार हो चुकी है। अगर विलफुल डिफॉल्टर बढ़ रहे हैं तो जाहिर है रकम भी बढ़ रही होगी। 2020 में यह रकम 2,45,000 करोड़ की थी, आज ये रकम 3,45,000 करोड़ की हो चुकी है। यानी 1,00,000 करोड़ इस दौर में और बढ़ गया, जो बैंकों को चूना लगा गए। कौन जिम्मेदारी लेगा? किसकी जिम्मेदारी है? जवाब कौन देगा? कोई सवाल किया जा सकता है फाइनेंस मिनिस्टर से, कोई आवाज उठाई जा सकती है इस देश के इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे? नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, वहां कोई सवाल नहीं हो रहा है। तो सरकार को जैसे मन चाहे वैसे चीजें इस दौर में परोस देनी है। उसके बाद की परिस्थिति में आइए, इस देश के भीतर में बार बार जिक्र एजुकेशन का होता है। सवाल कौन उठाएगा जब सरकार के पास ये डाटा है और सरकार इसको बता रही है, लिखित जवाब देते हुए पार्लियामेंट के हंगामे के बीच रख रही है कि दरअसल इस देश की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, यानी फैकल्टी पोजीशंस जो होती है, जो पढ़ाने वाले होते हैं, 6,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। आईआईटी के भीतर लगभग 4,526 पद पढ़ाने वालों के खाली पड़े हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम में लगभग 500 पद खाली पड़े हैं। और जो आईआईटी और एनआईटी है उसमें 22 एनआईटी और 7 आईआईटीज में हमारे पास कोई फुल टाइम चेयरपर्सन नहीं है जो इसको देख भी पाए। सवाल कहां उठेगा? पार्लियामेंट के भीतर उठेगा। पार्लियामेंट चलेगी नहीं। अगर चल रही होगी और मुश्किल हालात सरकार के सामने आएंगे तो पार्लियामेंट म्यूट कर दी जाएगी। फिर दोबारा उसी स्थिति में लौट आइए और आज की तारीख में फिर से खड़े हो जाइए। वह कौन से इशू थे जिन इशू से सरकार घबरा रही है? सरकार घबरा रही है दरअसल, अगर राहुल गांधी खड़े होकर बोलते हैं तो इस देश की इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम का नब्ज जिसे शेयर बाजार बनाया गया है वो तार तार हो जाएगा। और सबको पता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये मैसेजेस जा रहे हैं तो दुनिया के बाजार से भारत में पैसा लगाने को कोई तैयार नहीं होगा। जिस तरीके से दुनिया के 7 बड़े बैंकों ने, जो विकसित देशों में है, उन्होंने अडानी ग्रुप से निवेश करने की पीछे अपना हाथ पीछे कर लिया। क्या मुश्किल होगी अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर दुनिया भर के भीतर सवाल उठेंगे तो पार्लियामेंट में क्यों बोलने दिया जाए? अगर इस प्रक्रिया के भीतर इस बात का जिक्र होगा कि सत्ता और कॉरपोरेट, प्रधानमंत्री और कॉरपोरेट अडानी के बीच के रिश्ते और तालमेल इस देश की पॉलिसी के ऊपर हो गए हैं और ऐसे ऐसे समझौते इस दुनिया के भीतर भारत सरकार के प्रयास से हुए, तो वो कौन सी स्थिति होगी जो दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के सामने शर्मनाक स्थिति हो जाएगी कि अच्छा ऐसी स्थिति होती है। और ये तो खुद को इंडिया का बतलाते हैं। कोई पब्लिक सेक्टर नहीं है अडानी की कंपनी, वो एक प्राइवेट सेक्टर है, वो एक कॉरपोरेट है जिसके तार दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। लेकिन इस फैले हुए तार के भीतर में अगर योगदान सरकार का है तो दाग उधर लगेगा तो दाग इधर भी लगेगा। कैसे बोलने की इजाजत दी जाए? इस प्रक्रिया के भीतर जो देश के भीतर की सामाजिक परिस्थितियां हैं उसमें दलितों का जिक्र होगा, उसमें आदिवासियों का जिक्र होगा, उसमें पिछड़ों का जिक्र होगा, उसमें गरीबों का जिक्र होगा, उसमें किसानों का जिक्र होगा, मजदूरों का जिक्र होगा, मनरेगा का भी जिक्र होगा, भूख का भी जिक्र होगा, रोजगार का जिक्र होगा, महंगाई का जिक्र होगा। अगर सारी चीजों का जिक्र होने लगे और पार्लियामेंट चलने लगे तो सरकार की फजीयत हो जाएगी। तो क्यों नहीं इसे म्यूट कर दिया जाए? मौका मिले तो देखिएगा। चार्ली चैपलिन की डिक्टेटर। चार्ली चैपलिन ने जितनी फिल्में बनाई उसमें कोई डायलॉग्स नहीं होते थे, लेकिन चार्ली चैपलिन ने जब डिक्टेटर बनाई तो वो जो भाषण दे रहे थे एज ए डिक्टेटर, उसको शब्द दिए गए और वो बहुत ही शानदार भाषण है। उसको सुनिए और फिर
लोकतंत्र के मंदिर के आवाज ना आने की परिस्थितियों को और उसके दृश्य को अपनी आंखों में समेट लीजिए और फिर सोचना शुरू कीजिए लोकतंत्र और तानाशाही के बीच आप कहां खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।